एम्पियर सर्किटल लॉ को समझते हैं पहले। ये कई वायर्स हैं, ठीक है, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इनकी वजह से किसी सर्टेन पॉइंट P पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये जो वायर्स हैं इनको हम लोग ऐसे क्लोज कर लेते हैं, किसी कर्व के द्वारा क्लोज कर लें, और ये कर्व जो है वो इस वायर को पूरी तरीके से घेर ले। तो ये जो वायर्स हैं इनमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट P पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लूप बनाते हैं जो इन वायर्स को पूरी तरीके से क्लोज कर ले, ठीक है, और वो उस P पॉइंट से भी पास हो जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, ये क्या है, ये जो हमने बाउंड्री ड्रॉ कर रखा है इसके अलोंग जो है हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम लोग डीएल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और I क्या है, I इज द सम टोटल ऑफ ऑल द करंट, टोटल जो करंट इसके अंदर यहाँ पर ये I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर कोई करंट नीचे जा रहा है तो माइनस में जाएगा, माइनस I5, ठीक है, या ये I4 नीचे की तरफ है तो आप उसको माइनस के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल करंट होता है, म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल, ठीक है। तो इसको अगर कोई ऊपर से देखता है, ठीक है, ये मैंने आंख बना रखा है, जब ये ऊपर से देखता है तो कैसा दिखाई देता है उसको। तो पहले इसको सिंपल थोड़ा बनाते हैं, पहले हम लोग इतने सारे जो वायर्स इनको हटा लेते हैं और एक सिंगल वायर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे I क्या है, टोटल करंट होता है, तो एक सिंगल वायर है जिसमें ये करंट जो है वो फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह से P पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो ऐसे कोई आर्बिट्रेरी सा लूप बना देंगे, ठीक है, और इस लूप के चारों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप निकाल सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, या हम करंट, ये एक रिलेशन है मतलब जो सेटिस्फाई होता है एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्या सिचुएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो ऊपर का सिचुएशन देखते हैं। जब उस डायग्राम को आप ऊपर से देखोगे तो आपको इसमें से वायर जो है वो ऐसे करंट ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, करंट जो है वो बाहर दिखाई देगा, ठीक है। ये वायर जो था वो ऐसे था ना, इस तरीके से जा रहा था, तो करंट जो आपकी आंख की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा डॉट दिखाई देगा, ये जो वायर है इसमें करंट आपकी आंख की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे बना देता हूँ कि ये है वो वायर जो आपकी तरफ आ रहा था, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ये P पॉइंट था, अब ये P पॉइंट ऐसे दिखाई देगा ऊपर से। फिर आपने जो ऐसे कर्व बना रखा था, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व जो बनाया था, ठीक है, जो उस पॉइंट से पास हो रहा था, वो कर्व जो है वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वो कर्व कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से देखने पर ऐसे कुछ, ठीक है, इस तरीके से कर्व जो है वो दिख रहा होगा। जैसा भी मतलब एग्जैक्ट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये वो कर्व है, और यहाँ पर करंट हमने दिखा दिया I, ये वो पॉइंट है जिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले थे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसको अगर आप करंट के डायरेक्शन में ऐसे राइट हैंड से होल्ड करोगे तो जो उंगलियां जैसे कर्ल होती हैं राइट हैंड की, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, यानी कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
ये एम्पियर का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट जो आपने जूनियर क्लासेस में लाइक 10th या इवन 7th 8th में भी देखा होगा कि एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, और इस वायर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, इस पे आयरन फाइलिंग्स आप गिरा देते हो, और जब हम इसमें करंट पास करते हैं आई करंट, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का करंट आपने पास किया डीसी करंट, तो जो आयरन की जो फाइलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक्स में ऐसे पाथ में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी से मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सर्कुलर इस तरीके से रिपल्स के फॉर्म में दिखाई देता है और वो कॉन्सेंट्रिक होता है। तो यहाँ पर जो वायर है इसके भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक बनना शुरू होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक होगा। तो हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होगा वो थोड़ा बड़ा बाहर ले लेते हैं, और एक ऐसा भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा जो एग्जैक्टली उस पॉइंट पी पॉइंट से होकर गुजरता होगा, ठीक है। मैंने पूरा नहीं बनाया है, कट जा रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर से, जो ये वायर है बाहर की तरफ और आप होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से होगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ होगा। तो ये पिक्चर समझ में आ गया होगा, ये चारों तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, ठीक है। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो उस सर्कल के टेंजेंशियल होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसका टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट होगा, यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उन फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। और ये जो लूप आपने ड्रॉ किया है टू इनक्लोज द करंट, जैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, यहाँ पर एम्पीरियन लूप बनाते हैं। ये क्या है, एम्पीरियन लूप। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इस पूरे चैप्टर में और इवन नेक्स्ट चैप्टर में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। एम्पीरियन लूप कहलाता है। गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस है जो चार्ज को पूरी तरीके से क्लोज कर लेता है। लेकिन एम्पीरियन लूप क्या है, एम्पीरियन लूप एक लाइन की तरह है जो एक सर्टेन प्लेन में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हम चाहें तो लूप में भी एक डायरेक्शन दे सकते हैं। लूप में डायरेक्शन आप चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, ये है हमारे लूप का डायरेक्शन। अगर आप चाहो तो लूप का डायरेक्शन उल्टा भी दे सकते हो, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है लेकिन लूप का डायरेक्शन हम उल्टा भी ले सकते थे। ये आपके कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। लूप का एक डायरेक्शन, लूप तो एक इमेजिनेशन है और उस लूप में डायरेक्शन लेना भी एक इमेजिनेशन है, जस्ट ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप भी चलो एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं, ठीक है। इससे कुछ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो तो ये जो सर्कल बना रहे हैं कॉन्सेंट्रिक वाला उसके टेंजेंशियली ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन लूप में जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, लूप पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इधर जाएगा, ठीक है। हम ये लूप बना रहे हैं उस पे अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इधर की तरफ होगा, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इधर की तरफ होगा। यानी कि लूप पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड पर जो टेंजेंट है वो दोनों कोई ज़रूरी नहीं हो कि एक ही डायरेक्शन में हो, उनके बीच में एंगल हो सकता है और वो एंगल चेंज हो सकता है। जैसे आपने लूप कंसिडर किया है उसके हिसाब से वो एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हम इस लूप का करेंगे क्या, अब ये है क्या कि ये जो डायरेक्शन ले रहे हैं एक्चुअली वो डीएल फैक्टर का, यहाँ पर अगर आप छोटा सा पार्ट ले लो लूप का तो वो डीएल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डीएल का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ पॉइंट करता है। डीएल इज टेंजेंट टू द लूप और मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। तो अगर आप इसका यहाँ पर अगर आप लेते हो, मान लेते कि यहाँ पर आप आते हो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा, या मैं थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ,
जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर डीएल वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से एक रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टेंजेंट है वो इधर आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे पॉइंट पे, मान लेते हैं कि लूप के इस पॉइंट पर हम अगर देखें तो डीएल वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको यहाँ से एक रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो वो सर्कल मैं बनाता हूँ, ये ऐसे बनेगा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का टेंजेंट इधर जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, जो उस पॉइंट से गुजर रहा होगा। ठीक है, लेकिन डीएल का वेक्टर किधर की तरफ पॉइंट करेगा, टेंजेंट टू द लूप। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है? हाँ, तो आपको करना क्या है कि इस लूप पे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, और हर इस डीएल वेक्टर के लिए क्या करना है आपको, वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको, जो वेक्टर है वो निकालना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, उसका वेक्टर, उसका डायरेक्शन के साथ आई जे के फॉर्म में जो निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट सर्टेन पॉइंट, मान लेते हैं कि यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये बी है, और डीएल वेक्टर इधर की तरफ आ रहा होगा, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। और इन दोनों का टेंजेंट डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। और इस लूप के हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे, हर डीएल पे आपको क्या करना है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और उन सारे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड कर दोगे जब आप, ठीक है, जब आप सिग्मा करो तो सिग्मा कंटिन्यूअस समेशन को हम क्या कहते हैं, अगर आप ऐसे लेते हो B1 वेक्टर डॉट डेल्टा L1 प्लस B2 वेक्टर, किसी अदर पॉइंट पे वेक्टर जो होगा B2 वेक्टर होगा डॉट डेल्टा L2। इस तरीके से आप ऐसे करते जाएंगे अप टू BN वेक्टर डॉट डेल्टा N वेक्टर। अगर इन सबको ऐड करेंगे थ्रू आउट दिस लूप में किसी से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे DL1 DL2 DL3 करते करते वापस जब लौटेंगे DLN तक, तो ये जो वैल्यू आएगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, लेकिन आपको पता है इस लूप को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक कंटिन्यूअस लूप है। सो इसके लिए हम लोग इस तरह का समेशन जो लिख रहे हैं, सिग्मा BI डेल्टा LI, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, या इन्फिनिटी हो जाएगा n, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो इससे अच्छा होगा क्या, कई बार क्या होता है कि लूप कुछ ऐसा हो सकता है स्क्वायर के शेप में, तो उसमें ये डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 ये तो आसान है। लेकिन जब ऐसे कर्व रहेगा तो हम लोग इस तरीके से सिग्मा ना लिख करके हम लोग इसको कंटिन्यूअस समेशन की वजह से हम लोग सिग्मा को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से, और यह आ जाएगा B डॉट DL, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब B डॉट DL जो है वो इस तरीके के लूप में कैलकुलेट किया जा सकता है। थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर इस सिचुएशन में जैसा मैंने लूप ड्रॉ किया है उसमें कैलकुलेट करना अगर पड़ जाए तो आप बिना कंप्यूटर के यूज़ के नहीं कर सकते, और इवन कंप्यूटर के साथ भी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो एरर आ जाएगा। तो इसका कोई खास यूज़ ऐसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ को यूज़ करने के लिए जो हम लूप, थ्योरेटिकली हम कैसा भी लूप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कैसा भी लूप ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक सिमेट्रिकल लूप, जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह का लूप ना ड्रॉ करके हम लोग एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं। तो अब वो देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे P पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको पता है कि वो सर्कुलर ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऊपर से इसको देखेंगे तो ये करंट जो है वो बाहर की तरफ ऐसे दिखाई देगा, बाहर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। ये पी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग पी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड पहले ड्रॉ किया। मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल सर्कुलर होगा। तो यहाँ पर ये है बी, करंट बाहर की तरफ, फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा बी। एम्पीरियल लूप जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी सर्कुलर ही ड्रॉ करेंगे। देखो मैं एम्पीरियल लूप अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है एम्पीरियल लूप, वो बिल्कुल सर्कुलर। पहले हमने क्या किया था, टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ किया था, लेकिन अब मैं एम्पीरियल लूप भी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ इसी पे। मैं चाहता तो एम्पीरियल लूप कैसा भी ऐसे ले सकता था, ठीक है, ये भी एम्पीरियल लूप ले सकता, लेकिन मैंने ये वाला एम्पीरियल लूप नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसमें निकालने में दिक्कत होगा, हर जगह डॉट प्रोडक्ट बदल जाएगा। लेकिन अगर आप एम्पीरियल लूप बिल्कुल सर्कुलर ले लेते हो, और तो यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा वो ऐसे पॉइंट करेगा, ये डीएल वेक्टर होगा, ये भी इधर बी भी होगा और डीएल भी, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बी इधर की तरफ है और डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ है। तो यानी कि अगर हम एक ऐसा लूप ड्रॉ करें जो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के जैसा हो, ठीक है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है वैसा ही एम्पीरियल लूप भी ड्रॉ कर दें, तो उस केस में आप पाते हैं क्या कि B जो होता है वो पैरेलल हो जाता है डीएल वेक्टर के एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लूप। लूप के हर पॉइंट पर D और डीएल वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। तो उस केस में ये जो हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन B डॉट डीएल, मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूँ पहले, B डॉट डीएल जो है वो बन जाएगा B डीएल cos 0 डिग्री, और ये बनेगा B डीएल। तो इस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को आपने कैलकुलेट कर लिया, और वही अगर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा लूप ड्रॉ करते हो तो ये जो cos थीटा रहता है वो चेंज होता है, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चेंज होता है, कभी एंगल ज़्यादा हो जाएगा, कभी एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे अगर आपने लिया है लूप, ठीक है, तो यहाँ पर B इधर है और DL इधर है, तो कुछ एंगल है थीटा 1 है। यहाँ पर अगर आप देखो तो B इधर है और DL इधर है, यहाँ पर थीटा 2 एंगल बन रहा है, तो अलग अलग एंगल बन सकता है। जबकि यहाँ पर इस वाले लूप में क्या है, दोनों जब आपने कॉन्सेंट्रिक ले लिया तो 0 डिग्री यानी कि ऐसा बन जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि इसमें एक और फायदा क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है घटती जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे कम है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जबकि अगर आप सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहते हैं, रेडियस के डिस्टेंस पे रहते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी नहीं बदलती। सो दिस इज ए कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये DL जो वेक्टर इसका जो DL है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 0 से लेकर के 2 पाई r तक जाएगा, वेयर r इज द रेडियस। DL वेक्टर इन सारे DLs को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस मिलेगा। तो ये आ जाएगा B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें की करंट आई है, उससे x डिस्टेंस पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा जो कि हमने निकाल दिया है। यहाँ पर 2 पाई, ये वैल्यू जो आएगी वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ठीक है। यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि करने को, ये वाला आपने ट्राई किया,
नहीं किया तो अब मैं करवा देता हूँ। चलो ये इंपॉर्टेंट इसलिए करना जरूरी है। अगर आप इसको बायोट-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट किया, नहीं एम्पियर्स लॉ से भी कर सकते हैं और बायोट-सेवर्ट लॉ से भी कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आप यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ फाइंड द प्रूव दैट या फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको दोनों कहा जा सकता है, शायद एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे लाइन चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट सम डिस्टेंस, तो वो अगर आप विदाउट गॉस लॉ करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, जबकि विथ गॉस लॉ करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर कितनी आसानी से ये आ रहा है, आपने देखा क्या कि यहाँ पर बस 2 स्टेप का ये प्रोसेस है, जबकि अगर आप इसको करेंगे, ठीक है, यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए एम्पियर सर्किट लॉ यूज किया जाता है। एम्पियर सर्किट लॉ एक्चुअली बायोट-सेवर्ट लॉ से ही तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं वही चीज करके दिखा रहा हूं यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट कंडक्टर का तो निकाल लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये एम्पियर लॉ से आया था। अब हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ से निकालते हैं। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करते हैं अंगूठे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे सर्कल बन रहा होगा और ये अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन लेते हैं डीएल। तो ये डीएल वेक्टर जो होगा वो आईडीएल, सॉरी, ये जो करंट है वो आईडीएल बन जाएगा। आईडीएल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो अंदर ही आएगा, आना तो अंदर ही है, ठीक है, इनवर्ट टू द व्हाइट बोर्ड। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो dB होगा ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये r कैप क्या है, जो वेक्टर यहाँ से वहाँ ज्वाइन होता है, ठीक है। ये है आपका r वेक्टर जो इधर की तरफ जा रहा है, आई dl। तो dl वेक्टर तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको पता होगा कि अगर हम लोग a क्रॉस b वेक्टर लिखते हैं, मैं आपको इसलिए भी ये बता रहा हूँ ताकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर रहे। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए भी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। ये एम्पियर सर्किट लॉ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ बाय डिफॉल्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। ए क्रॉस बी अगर आप करते हो तो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी राइट हैंड रूल के हिसाब से ऊपर की तरफ इस प्लेन, ये जो प्लेन है, ये पेपर है उसके प्लेन में है, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ। तो ये जो ए क्रॉस बी होता है वो इस पेपर के प्लेन से आउटवर्ड होता है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ये है ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, जो कि आप इसके अलावा यूनिट वेक्टर लोगे तो उसको आप एन कैप कह सकते हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज योर सम सी वेक्टर, यानी कि ये क्या है, सी वेक्टर है, ठीक है, और सी के अलावा जो एक यूनिट वेक्टर है वो है एन कैप। तो हम लोगों को वैसे ही डीएल क्रॉस आर कैप निकालना है। तो आर कैप तो इधर है और डीएल वेक्टर इधर है, ये है डायरेक्शन डीएल वेक्टर का।
और ये r वेक्टर का। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालते हो, ठीक है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो जो पहले लिखा हुआ है ना, उसके डायरेक्शन में फिंगर रखते हैं, तो मैं फिंगर को इधर की तरफ रखूंगा और हाथ को आर की तरफ, ये जो हाथ है मेरा वो आर की तरफ है, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, यानी कि dl क्रॉस r जो वेक्टर है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये चीज आपको बताता है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो यानी कि ये चीज जो है वो क्या दे रहा है, ये हम y क्रॉस x कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको माइनस के कैप डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब हो गया क्या, माइनस के कैप की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो dl क्रॉस r कैप इज इक्वल टू dl r कैप, इसका तो मैग्नीट्यूड dl ही होगा, r कैप का हो जाएगा 1 और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ रहा है माइनस के कैप, ठीक है, तो ये आ गया माइनस dl के कैप, ठीक है, ये वाला हमने निकाल लिया। तो अब हम बाकी जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं, तो आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, और हमें मैग्नीट्यूड निकालना रह गया, आप चाहो तो ये माइनस के कैप लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ये है हमारा db, टोटल b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर रख दिया है, यार स्क्वायर ऊपर, ठीक है। और इस dl को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक जैसे dl है वैसे ही dl, लेकिन यहाँ पे भी ले सकते हैं, उसकी वजह से भी अंदर ही आएगा, तो आप ट्वाइस कर सकते हैं उसके, आप चाहें तो ट्वाइस ले सकते हैं। तो फिर आपको 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटी कर देंगे तो ट्वाइस लेना पड़ेगा, और अगर हम लोग ट्वाइस नहीं लेना चाहते हैं तो फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये करके देखते हैं, जब आप इसको करेंगे, ये मैं माइनस के कैप को हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन से मतलब है, सॉरी मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये i कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, अपॉन r स्क्वायर जो है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यहाँ से ऊपर, पहले आप dl यहाँ पर लेते तो ये होता r, ठीक है, अगर आप और ऊपर चले जाते तो r ये हो, यानी कि r जो है वो चेंज होने वाला क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को ये म्यू नॉट i बाहर निकाल लेते हैं, और dl, ये जो dl है वो लिख लेते हैं, dl ही छोड़ देते हैं, dl ले सकते थे या फिर हम लोग dy भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते तो ये dl ना लेकर के dy लेते, चूंकि ये y डायरेक्शन में है, तो मैं इसको यहाँ पर से dy लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, मैंने dy कर दिया। और r स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये अगर r है तो ये x है और ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस फार्मूले में जो भी हम ये dv लिखा हुआ था, तो dl क्रॉस r निकाला हमने, देखा क्या कि dl जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था, माइनस के कैप हो गया, ठीक है। i जो है कांस्टेंट है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, टोटल b निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो ये सारे कांस्टेंट हमने बाहर निकाले, बिकॉज करंट इन द कंडक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। dl वेक्टर को हमने हटा के dy लिख दिया है, बिकॉज ये y एक्सिस के लॉन्ग था, तो dl हट गया और क्या निकल गया, dy निकल गया, ठीक है। यहाँ पे dl जो है वो कोई लूप वाला नहीं है, यहाँ पर करंट एलिमेंट वाला dy है, ये वायर के लॉन्ग चल रहा है। वहाँ पर जब हम एम्पियर्स लॉ करते हैं तो वहाँ पे dl वेक्टर एक लूप का होता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे,
कि डीएल आइडियल वेक्टर इज करंट एलिमेंट, और वहां पर जो डीएल, जब इसके कैलकुलेशन में हमने देखा था कि वहां पे जो डीएल था वो लूप वाला डीएल था, ठीक है। तो ये dy लिख दिया डीएल को। अब उसके बाद ये जो आर स्क्वायर है इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और y की जो वैल्यू है आप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, फ्रॉम -∞ टू +∞। ये वायर -∞ से लेके +∞ तक जा रहा था, तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वैल्यू वो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये स्क्वायर कैंसिल हो के अंदर में क्यूब दे देगा, ठीक है। और क्यूब जो है सेक स्क्वायर को कैंसिल, मैं लिख देता हूँ एक बार, रुको। ये आ गया एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन एक्स का क्यूब आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा सेक क्यूब फाई। तो ये x कैंसिल होकर नीचे में एक एक्स स्क्वायर दे देगा, ठीक है। ये कट के क्या देगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर कैंसिल कर देगा क्यूब को, ठीक है। तो अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये आ रहा है डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में स्क्वायर नहीं था, ऊपर में मैंने जो पुट किया वो dy की वैल्यू पुट की है ना, ठीक है। एक x पहले से बाहर में भी था, अगर मैं इसको भी अंदर यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक और x पहले से है, तो वो जो x है वो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देगा क्यूब को, तो सिर्फ x बच जाएगा, ठीक है। दो x, एक पहले से था और एक जो है वो dy की वैल्यू को पुट करने की वजह से आया, ठीक है। तो नीचे क्या बच गए, x सेक फाई, तो ये बन जाएगा 1/x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, 1/x साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जब आप tan इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो ये जो tan फाई आएगा, यानी कि फाई क्या पुट कर रहे हैं, π/2 पुट कर रहे होंगे, ठीक है। π/2 पुट करेंगे तो ये tan π/2 इन्फिनिटी होकर y इन्फिनिटी देगा, यानी कि वो अपर लिमिट क्या हो गया, π/2। यहाँ पे -∞ चाहिए, सो यहाँ पर आपको -π/2 डालना होगा, तो y आ जाएगा -π/2। तो ये हमने लिमिट चेंज कर ली है, और ये 1/x इंटू साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और साइन -90 डिग्री कितना होता है, साइन इज एन ऑड फंक्शन, सो ये -1 देगा, तो ये हो करके 1 और 1 क्या देगा, 2/x। तो इंटीग्रेशन आपको 2/x देता है, यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2/x, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल सही आ गया, ये आ गया μ0 I / 4π × 2/x। तो ये जो 2 है इस कैंसिल करके 2 कर देगा और आंसर फिर क्या आ जाएगा, फाइनली आपका जो b आ रहा है वो μ0 I / 2πx, ठीक है। तो आपने देखा कि बायोट-सेवर्ट लॉ से भी वही आ रहा है और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी वही आ रहा है।